Professor Anand Chaudhary. Please welcome him with a round of applause. Professor Chaudhary is the head of Department of Rasa Shastra and Bhaishaj Kalpana. मैंने सही कहा सर? Yes. And he in the Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University. I hand over the stage to Dr. Chaudhary. नमस्ते कहना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ठीक 12 बजे हैं। गुड आफ्टरनून भी नहीं कर सकते, गुड मॉर्निंग भी नहीं कर सकते। रेस्पेक्टेड चेयर्स, प्रोफेसर महेश दर्जी जी, प्रिंसिपल ऑफ द आयुर्वेदिक कॉलेज खानपुर, एंड डॉक्टर अनूप वैश्य, हेड ऑफ द विकृति विज्ञान डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी. Among the audience, Professor Gopkumar, who is doing a favor for me right now. Thank you, sir, in advance. And Professor Srikant and all of you, learned fellows, stakeholders of the Ayurveda. सुबह से मैं सोच रहा हूँ कि सभी लोग राष्ट्रभाषा में ही बोल रहे हैं, तो मैं भी राष्ट्रभाषा में ही बोलता हूँ कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय में रस औषधियों की वो मात्रा, वो औषधि योग जो आज प्रयोग में आते हैं वो नहीं है। वो कहाँ से लिए गए? तो रसशास्त्र की जो अलग से विधा चल रही थी, जो रसेंद्र मंगल से शुरू हुई थी, रस रत्नाकर तक आई, रस समुच्चय में आई, और अभी जैसा कि मैडम बता रही थी कि चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी की पुस्तक चक्रदत्त में सब कुछ मिलता है। तो यहाँ से दोनों पक्ष मिले, आयुर्वेद और रसशास्त्र, और फिर कारवां आगे की तरफ बढ़ा, जिसमें कि आजकल अति आधुनिक लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। बाकी किसी वैद्य के यहाँ आप जाएंगे, जो वास्तव में वैद्य है वो रसौषधि, स्वर्णभस्म, मकरध्वज के ही प्रयोग करता है, वात विध्वंस रस के ही प्रयोग करता है, और इसी के ऊपर उसकी चिकित्सा आधारित होती है। तो आगे हम अगर इस पर बढ़ें, लेकिन जमाना हर्बल का आ गया, और हर्बल के कारण सभी लोग ये सोचते हैं कि नहीं, आजकल रस औषधि और रसशास्त्र आयुर्वेद के ऊपर बोझ हो गया है. दिस इज द कॉज विच इज प्रिवेंटिंग द promotion and the propagation of the Ayurveda globally. I invite those attention of those people. What was the reason why in the 11th century Acharya Chakrapani in his treatise Chakradatta added all these rasa yoga? Why? At that time population was under very control. There was no deforestation. There is nothing like that. कि people come to the रसौषधि, लेकिन फिर भी लोग रसौषधि पर क्यों आए? वो सिर्फ इसलिए आए कि इनकी एक अलग कार्य क्षमता है, इनकी एक अलग उपयोगिता थी जो हर्ब से अलग थी. और यही विषय मुझे आपको समझाना है, और आयोजकों का बहुत बहुत को शुभकामना. आधा सफर तो अभी तय हो चुका है कि अब पहली बार, निश्चित रूप से पहली बार किसी विषय विशेष पर, वो भी ट्राइकोलॉजी पर, राष्ट्रीय संभाषा का आयोजन हो रहा है, जहां आसाम से भी प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष महोदय वहीं से हैं और भी हैं, और पूरे भारत से सभी लोग आए हुए हैं. दक्षिण से हमारे त्रिवेंद्रम केरल को रिप्रेजेंट प्रोफेसर गोपकुमार कर रहे हैं, सभी लोग हैं. तो यह राष्ट्रीय, वास्तव में राष्ट्रीय है, इसके लिए आपको बधाई. अब हमारे पहले के पूर्व वक्ता लोग बोल रहे थे कि इस सब्जेक्ट पहली बार उन्होंने सुना, ट्राइकोलॉजी, मैंने भी सुना. और आजकल एक ही जगह है जहां से सभी चीज पता चलती है, वो क्या है? विकिपीडिया. तो ये यहाँ पर आप देखें कि विकिपीडिया का लिंक है, और ट्राइकोलॉजी पर बस इतनी ही 2 लाइनें हैं मात्र, these 2 sentences. So now the VSCA has taken this responsibility to edit this Wikipedia page with the addition of more and more information. And you all who are sitting here, the one thing only which is compulsory to add anything in the Wikipedia, जो अनिवार्य है वो ये है कि आप विकिपीडिया की कोई भी लाइन बढ़ाना चाहें तो उसका एक नेट पर रेफरेंस चाहिए. अगर आपने ऐड कर दिया, कुछ भी लिख दिया, बड़ा बड़ा सूत्र लिख दिया,
और 48 घंटे में विकिपीडिया की टीम ने उस पर नेट पर रेफरेंस नहीं पाया तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो आप यहां पर ऐड करिए इस चैप्टर को, आप फ्री हैं, कोई भी हम में से कोई भी जाकर ऐड कर सकता है, सारी बातें लिख सकता है, लेकिन उसका रेफरेंस चाहिए। तो सर, प्रोफेसर श्रीकांत, I invite you to add something, all of your good works. Really, I am highly impressed with you. Whatever that you spoken, that is really worthy for the field of Ayurveda. So here, with the publication, for this there is a need of what? Publication. And publication in the Web of Science, publication in the Scopus, publication into the PubMed. So we already are Yeah. in the process of publication. Yes. So my invitation to you and you all, specifically you, add this page with your references, right? And that is the point where Ayurveda can excel. Whosoever is coming to the trichology, to the Wikipedia, you know the hit numbers of the Wikipedia per day? It's a global book now. So anything here, it is propagated properly, right? So the Wikipedia has the knowledge what I received by listening. Dr. Seema really well explained, she explained subject her, and I congratulate both the speakers of the scientific session 1 for their very putting the base for the understanding of the subject trichology. तो जो अध्ययन करे खोपड़ी का, इसका की हिंदी क्या होगी? खोपड़ी होगी ना, ठीक है। तो जिस शास्त्र में बालों का और केशों का और खोपड़ी का अध्ययन किया जाए वो क्या है? ट्राइकोलॉजी। ये अभी तक विकिपीडिया ने हमको पढ़ाया। अब आते हैं हम क्या हम बोलने जा रहे हैं उस पर। तो ये है रसौषधियां क्या है, इनकी क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी के बारे में क्या बात है। HMF इज फॉर द हार्बोमिनल फॉर्मुलेशन। क्या रिसर्चेज हुई हैं ट्राइकोलॉजी में, हार्बोमिनल फॉर्मुलेशन। तो आप जो पीछे बैठे हुए हो, भारत के आयुर्वेद के भविष्य, क्या इतने ही औषधि स्वरूप हैं रसौषधियों के या इससे ज्यादा हैं? कि रसौषधि कजली फॉर्म, भस्म, परपटी, कुपीपक और मेनली दिस, राइट? एंड आवर सोर्स इज दिस बेसिकली रस समुच्चय इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल बिकॉज इस किताब के 30 चैप्टर में 19 चैप्टर जो है वो चिकित्सा के हैं, 11 चैप्टर सिद्धांत के हैं। बाकी इसके पहले की किताबों को देखेंगे तो सारे के सारे चैप्टर सिद्धांत के थे, चिकित्सा के कम थे। लेकिन ये पुस्तक ब्रिज है थेरापेटिक्स और रसशास्त्र के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, तो इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली। और इसी पर सबसे पहली टिप्पणी लिख दी थी एक MSc केमिस्ट्री प्रोफेसर दत्तात्रेय आनंद कुलकर्णी ने, जो कि BHU में अपॉइंटेड है, उसके बाद जामनगर भी गए। तो ये किताब ज्यादा फेमस है और इसको मैं इसलिए शो कर रहा हूँ। इसके बारे में आप बताएंगे कि ये आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के बारे में एनीवन? आप जो 2 लोग बैठे हैं, कभी इस किताब के बारे में सुना है? फॉर एवरीवन, दिस इज अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन. This is published by the Ayurvedic Pharmacopoeia Committee. Each and every line is here validated, established, and then it is coming to the public domain. It is equivalent to the United States Pharmacopoeia of the allopathy. It is equivalent to the British Pharmacopoeia. It is equivalent to the IP, Indian Pharmacopoeia of the allopathic drugs. So this is the Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Now the volume 9/10 are in the series of the publication, more than 500 plants. Professor Dadichi is the Draviguna expert, and he is knowing more than 482 plants are in the pharmacopoeia. But this pharmacopoeia, volume 7, specifically you see volume 7 is just for the metal and the minerals. What I want to say, what is my submission before you all, intelligent people, that the government of India now has kept aside all these conspiracies that the safety and the toxicity of the metal and minerals used in Ayurveda after the process, that following some very individualized process for each and every metal and the mineral, that is not scientific. The scientific is, these are very safe, these are very, very efficacious, and this government publication of the volume 7 is addressing 22 metals and the minerals. This is available on the site of the CCRS, whose Director General graced the inaugural function. Now, the pharmaceutical panorama. Yes, I use the word panorama. One thing only,
इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन 2 ही 3 सेंटेंस में ज़रूर बोलना चाहूँगा। अगर आप गूगल पर सर्च करिए, गैलन का नाम डालिए, पैरासेल्सस का नाम डालिए, ये लोग 2वीं शताब्दी और 5वीं शताब्दी में पश्चिमी जगत के, यूरोप के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। और इनको भी ये ज्ञात था, इनके शास्त्र शब्द ठीक है कि इनकी किताबों से इनको भी ज्ञात था कि मरकरी का और मेटल्स का कोई मेडिसिनल यूज है, स्वर्ण का और पारद का। इन्होंने भी ट्राई की उसी समय से। आप एक पेपर देखेंगे अगर, इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में छपा है, प्रोफेसर R.C. कपूर इज द, अगर आजकल तो सब लोग, आप लोग प्रोडक्ट से खाली फोटो खींचते हैं, जो भी लिखने की आदत छूट गई है, लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल द PG scholars write the name of Dr. R.C. Kapoor and the Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, and he published the paper in the IJTK, Indian Journal of Traditional Knowledge, but there is a Nisker publication, very reputed publication, and about the development of the rasas. A professor of the astrophysics is writing about the Indian knowledge of the metal and minerals. उस पेपर में उन्होंने बहुत सिद्ध किया है कि वहाँ के लोगों ने भी बहुत ट्राई की कि मरकरी का मेडिसिनल यूज करें, मेटल्स का मेडिसिनल यूज करें। हमारे यहाँ भी उसी समय में शुरू हुआ, 5वीं शताब्दी में नागार्जुन ने वहीं से शुरू किया, आचार्य नागार्जुन ने। लेकिन हम 3 चीजें ऐसी ढूंढ लिए, हमसे मेरा मतलब भारतीय वैज्ञानिक आचार्य, जो वो नहीं ढूंढ पाए। और वो आप उनकी 1826 के अमेरिकन डिफेंस लाइब्रेरी में देखिए, एक बुक है यूज एंड एब्यूज ऑफ द मरकरी, उसकी लिंक है मेरे पास। वो BMJ लैंडसेट, बहुत भारी भारी मेडिकल के पब्लिकेशंस हैं। 1964 तक उन्होंने कैलोमेल का यूज किया सिफिलिस के लिए, एज ए डायबिटिक्स यूज किया, लेकिन वो एक दूसरे फॉर्म में यूज करते थे। वो क्या था? सिर्फ मर्क्यूरी क्लोराइड, वो इतना ही था। इससे उनको, या मर्करी वेपर, हम लोग जैसे पंचकर्म में स्वेदन देते हैं, उसके फोटोग्राफ्स हैं। और उन्होंने फिर अंत में थक करके इसका यूज बंद कर दिया कि नहीं, ये टॉक्सिक है, इसको हम नहीं कर सकते। इसके पब्लिश उन्होंने 1954 तक की, लास्ट उनका BMJ में 64 में आया है। लेकिन हमारे आचार्यों ने चीजें ढूंढ ली, उसका नाम है, आप बताएंगे? बताइए क्या ढूंढा गया जो साउथ वेस्ट में नहीं है? शोधन, मारण, जारण, अष्ट संस्कार, अष्टादश संस्कार, ये जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस ढूंढी गई भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में, वो यूरोपियंस नहीं ढूंढ पाए। और इसी के चलते हमने मरकरी को मेडिसिन में बना दिया, हमने मेटल को मेडिसिन बना दिया, और वो लोग अभी केमिकल सिंथेटिक में ही चलते रहे। तो एक मानव स्वभाव है, जो मुझे नहीं आया वो ठीक कैसे हो सकता है, जो मुझे आता है वही सही है। तो यूरोप इसी परेशानी में है कि जो हम नहीं सिद्ध कर पाए 1500 साल तक। मैं ऐसे भी कहानियां हैं कि उनकी राजकुमारी ने लिक्विड गोल्ड पिया, इतना पिया अपने आप को युवा रखने के लिए कि बाल में गोल्ड आ गया और अंत में डेथ हो गई। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो भारतीय ज्ञान है रस औषधियों का, यह एक परिपक्व, पूर्णतया वैज्ञानिक ज्ञान है, फुल्ली साइंटिफिक एंड कंप्लीट मैच्योर नॉलेज। तो इस पर आप जाएंगे तो इसका ऑथेंटिकेशन पर जाइए, प्रोक्योरमेंट पर जाइए, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पर, कैल्सिनेशन पर। और ये जो आप पब्लिकेशन देख रहे हैं, ये एलिज़वेयर पब्लिकेशन है, जर्नल ऑफ इंडिकेशन का, और ये बताता है कि मर्करी बेस्ड ड्रग इन एंशिएंट इंडिया, द रेड सल्फाइड ऑफ मर्करी इन नैनो स्केल। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, 1 मिनट का समय ले लेते हैं। प्रोफेसर MS वैलियासन नेशनल रिसर्च प्रोफेसर हैं, और उन्होंने जब डॉक्टर आर चिदम्बरम PSA थे, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ए साइंस इनिशिएटिव इन आयुर्वेदा करके प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें 8 टाइटल्स थे, उसमें प्रकृति भी थी, पंचकर्म भी था, और एक अपना रसशास्त्र भी था। तो उसके सदस्य के रूप में काम करते करते यहाँ तक पहुँचा है कि आप में से सारे लोगों को जानकारी होगी तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि रस सिंदूर आर्य वैद्यशाला कोटकल ने बनाया, यानी कि कहीं नॉर्थ में बना। आर्य वैद्यशाला कोटकल ने रस सिंदूर बनाया, IIT खड़गपुर ने उसके डायमेंशंस चेक किए, IIT बॉम्बे और बाग से ये पेपर आता है कि रस सिंदूर मकर ध्वज नैनो स्केल में है, सेफ है और टॉक्सिक नहीं है। तो अब ट्राइकोलॉजी में अगर कोई रस औषधियों का प्रयोग वैद्य कर रहे हो या कोई भी कर रहा हो,
तो आप एकदम से पूर्ण विश्वास के साथ, with your full confidence, you can apply the herbal-mineral formulation for the purpose of the trichology or for any other disease what you want to treat with the herbal-mineral formulations. So it has been established by our governments. There is a lot of things, but time is not permitting me, so I can share only these things. Oh my God! So let me know the exact time. I shall divide accordingly. Okay, fine. So this good manufacturing practices, it's a certification process given by the state governments, and it is compulsory to this kind of the facilities must be there who is making the Ayurvedic medicines. If I assure you that if the GMP certification is provided in a very transparent way, in a genuinity, then this problem of the compromised medicine, adulterated medicine, misbranded medicine, spurious Ayurvedic medicines which are giving bad name to the whole Ayurveda fraternity. I am not talking only the Rasources, I am talking about the good manufacturing practices, good laboratory practices, good agricultural practices, good storage practices, सारी good practices अगर follow कर ली जाए तो हिंदुस्तान में आयुर्वेद की दवाओं की समस्या समाप्त होने वाली है, जो कि इस नाम में चल रही है। आयुर्वेद के नाम पर कुछ भी हो रहा है, मैं इतना बोल सकता हूँ, लेकिन ये डिपार्टमेंट ने ये पब्लिश की बुक 2014 में, ये भी फ्रीली अवेलेबल है। आप इसकी ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। आप जो भी आए हुए हैं भारत के विभिन्न हिस्सों से, शिक्षक हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, आप इस लिंक को, ये मेरा प्रेजेंटेशन हमेशा जहाँ भी मैं बोलता हूँ वो अपने लैपटॉप से नहीं बोलता हूँ, उसमें मेरी कोई कॉपीराइट नहीं होती है, क्योंकि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कॉपीराइट है, मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ। और एक यूनिवर्सिटी का नॉलेज यूनिवर्सल होना चाहिए और वो नॉलेज यूनिवर्सल रहता है। मैं सारे प्रेजेंटेशन सबके लिए ओपन है, नथिंग इज देयर टू डोंट रिपीट, डोंट यूज माई presentation. No, you can use my presentation because this is a universal knowledge from an university. That's all. तो इस लिंक को आपके पास प्रेजेंट रहेगी, आप ऑर्गेनाइजर से ले सकते हैं। लिंक को डाउनलोड करिए और पढ़िए उसको। ये गोल गोल आप देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, ये फाइनल है। इसके बाद हम रसायन बंद करके ट्राइकोलॉजी पर आएंगे। लेट मी आस्क ए क्वेश्चन टू यू। किसको मारण की कुछ कुछ विधियां याद हैं? बंग की, चाहे नाग की, चाहे माक्षिक की, चाहे अभ्रक की, किसी को याद है? चलिए, सबको याद होगा। भाई हम लोगों ने पास किया है, मास्टरों की जाति नहीं तो पास किया है, मान के चलते हैं कि सबको मालूम है सब कुछ, ठीक। सो आप ये देखे होंगे, भाई अगर कोई नहीं बताता है तो जिम्मेदारी हमारी है ना, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जब आप घटक के रूप में मिलाते हैं तो शुरुआत में हिंगुल या कज्जली मिला देते हैं। मानते हैं कि धातुओं के मारण के लिए सबसे अच्छी विधि है कि जो रस भस्म बनाना, राइट, और सबसे खराब मानी जाती है प्लांट वाली। तो अंत में ये आता है कि जब जांच की गई, सब पाया गया, तो ये पाया जाता है कि भाई मरकरी जो हमने शुरू में हिंगुल मिलाया था या शुरू में हमने जो कज्जली मिला दी थी भस्म बनाते समय, लेकिन जब हमारी फाइनल मार्कशीट भस्म बनी, फाइनल अभ्रक भस्म बनी, फाइनल हमारी वंग नाग भस्म बनी, उसमें मरकरी बिल्कुल नहीं था। मरकरी गया क्यों? हिंगुल हमने डाला क्यों? कज्जली हमने डाला क्यों? आखिर उसका काम क्या था? तो उस पर बड़ी चर्चा होती है और उस पर बड़ी शंका हुआ करती थी। लेकिन ये जो 2018 की रिसर्च है, आई इनवाइट योर अटेंशन, दिस हैज बीन पब्लिश्ड द नंबर 1 इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, that is the Indian Institute of Science, Bangalore। रिसेंटली अभी 7 दिन पहले 8 या 9 अप्रैल को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंक फ्रेमवर्किंग डिक्लेयर की, तो इसमें ये फर्स्ट है इंडिया में। 3rd हम लोग हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 2nd JNU दिल्ली। तो ये फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी का रिसर्च है 2018 का। आप उधर देखेंगे तो वो जो गोला मैरून कलर का है वो हिंगुल है। शुरू में तो बंग भस्म बनाई जा रही थी, पूरी प्रोसेस की गई, तो सबसे नीचे वाले गोले में देखिए ये सारे रिप्रेजेंटेशन के कलर हैं, कुछ भी भारत का नहीं है, सब बदल गया है, सब बदल गया है पूरा का पूरा। और ये रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के 2018 की।
किसने इसको स्पॉन्सर्ड किया? तो वैद्य जी चले गए हैं। वैद्य बालेंद्र प्रकाश की पर्सनल पैसे से की हुई रिसर्च है जिसमें 25 लाख रुपए लगे हैं। तो उनको जितना भी श्रेय दिया जाए रस औषधियों के लिए वो यहाँ उपस्थित हैं इसमें, लेकिन इस उद्घाटन समारोह में थे। तो ये अच्छा, मेरा उनका ये है कि मैं रसशास्त्री, वो रसशास्त्री, वो कुछ ज़्यादा ही बोल गए कि मेरे क्या जीवन रहता वगैरह। लेकिन हाँ, हम लोग हफ्ते में 4 बार तो बात करते हैं और सिर्फ रस औषधि पे बात करते हैं और कोई चीज़ पर नहीं बात कर सकते। वो प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं शिक्षक हूँ, और जब ये योग मिलता है एक शिक्षक का और एक चिकित्सक का, तो ये सबसे बड़ा अच्छा समवाय संबंध होता है। निश्चित रूप से मैं कोई चिकित्सा नहीं करता, निश्चित रूप से मैं अधिक से अधिक मंगलवार की ओपीडी में जो हमारी थीसिस चलती हैं, हमारे पास 30 या 35 मरीज होते हैं, वो भी हमारी थीसिस के लिए। लेकिन जब जो रोज 100 से ज़्यादा 250 300 मरीज देखने वाले हैं, वो लोग भी जब फोन करके किसी इशूज पर बात करते हैं तो एक शिक्षक का दायित्व पूरा करने में सुख का अनुभव होता है। तो इनके जो भी रसशास्त्र जो भी होता है, हम ऐसा कराने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम ऐसे प्लान कर रहे हैं, तो उसमें वो हमारा सहयोग लेते हैं और मैं बहुत ही संतुष्ट होकर के उनको सहयोग करता हूँ, क्योंकि हमारे विषय रसशास्त्र के लिए काम कर रहे हैं। तो 25 लाख रुपए लगाने वाला वैद्य मुश्किल से मिलेगा रिसर्च के लिए। क्लिनिक को और बढ़िया डेकोरेट करने वाले तो 25 लाख लगा के बहुत सारे वैद्य हैं, लेकिन रिसर्च में इतना सारा पैसा अपना लगा करके रिसर्च कराना, एस्टेब्लिश कराना, वो रेयर है। तो ये पूरा कंप्लीट, इसीलिए ये प्रोफेसर एस सी लखोटिया हैं, बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, और ये किताब भी एनल्स ऑफ न्यूरो साइंसेस है। इसमें इन्होंने उसी प्रोजेक्ट का रस सिंदूर के बारे में बात की, और छापा सचित्र आयुर्वेद में नहीं है, ठीक है। छापा इसको इन्होंने आयु जामनगर में नहीं है, बहुत अच्छी फॉर्मेट में लिस्टेड है, या किसी आयुर्वेद के जर्नल में ये नहीं छपा हुआ है। रस सिंदूर न्यूरो जनरेशन करता है, ये छपा है एनल्स ऑफ न्यूरो साइंसेस में, जो कि कंप्लीटली एक मॉडर्न साइंटिफिक जर्नल है। छापने वाला प्रोफेसर एस सी लखोटिया फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, एक्सीलेंस सेंटर ऑफ द सेल साइटोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वहां पर सिंदूर पर हम लोगों ने काम किया और सर ने इस पेपर को वहां पब्लिश किया। तो आप ये समझिए कि आप डरें क्यों। अगर आपका रस सिंदूर ढंग से बना हुआ है, या आपकी अभ्रक भस्म या कोई भी भस्म, आपकी आरोग्यवर्धनी रस के जो भी घटक हैं सब ढंग से बने हुए हैं। मैं दिल्ली में हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नई दिल्ली में उनके हेड फार्माकोलॉजी के फॉर्मर प्रोफेसर वाई के गुप्ता ने पब्लिश किया आरोग्यवर्धनी रस पर पेपर कि दिस इज टोटली सेफ, इट इज नॉट टॉक्सिक। तो ये सारी चीजें आपकी जानकारी में रहती हैं, रहेंगी, तो आपको एक अपना, जब आप चिकित्सा क्रम में जाते हैं, चाहे वो बालों के लिए करिए, चाहे वो पांडु के लिए करिए, चाहे ज्वर के लिए करिए, चाहे जिस विधा के लिए करिए, तो रसौषधियों का प्रयोग आप निशंक होकर के कर सकते हैं। एक ही चीज पर ध्यान रखिएगा कि उसका जीएमपी सर्टिफिकेट असली हो, वो जरूरी, उसकी एसओपी, यस, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मैं जानता था कि क्वेश्चन आता तो मुझे खुशी होती, आ गया, आपको धन्यवाद। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक अलग से सर्टिफिकेशन शुरू किया है। जीएमपी जो स्टेट देती है, मिनिस्ट्री ने एक अलग सर्टिफिकेशन दिया है जिसका नाम है आयुष स्टैंडर्ड, आयुष प्रीमियम। इस सर्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करें, और जो भी आप भी अगर न किए हो तो अपने प्रोडक्ट्स के लिए आयुष स्टैंडर्ड और आयुष प्रीमियम मिनिस्ट्री से लीजिए। आयुष प्रीमियम टोटल एक्सपोर्ट के लिए वो खुल जाती है, उसको सीओपीपी मिल जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, सीडीएससीओ से। अगर आपको मिनिस्ट्री से आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन है, और ये देती है मैडम क्यूसीआई। देखिए, जीएमपी देती है सारी सर्टिफिकेट जो राज्य के आयुर्वेद के निदेशालय हैं, तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, जो आयुर्वेद का निदेशक है वो सर्टिफिकेट इशू करता है, एक्सेप्ट महाराष्ट्र में एफडीए देती है, राइट। बाकी सब जगह आयुर्वेद बनाने, औषधियां बनाने की लाइसेंसिंग राज्य के आयुर्वेद के निदेशक देते हैं। लेकिन जो क्यूसीआई से आयुष स्टैंडर्ड और आयुष प्रीमियम निकलता है, जो कि कंपनियों के पास है, अच्छी कंपनियों के पास है, रस औषधियां बनाने वाली, चाहे हर्बल फॉर्मुलेशन बनाने वाली, आप आयुष स्टैंडर्ड स्टैंप देखिए, आयुष प्रीमियम स्टैंडर्ड देखिए। आयुष स्टैंडर्ड में तकरीबन 150 से ऊपर लिस्टेड है, और आयुष प्रीमियम में 92 तक। तो आप अगर खरीदने जा रहे हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ये कहिए कि हमको क्यूसीआई के आयुष स्टैंडर्ड वाली जो कंपनी है उसकी मेडिसिन और वो प्रोडक्ट हमें दीजिए। ये प्रोडक्ट वाइज है, जीएमपी सर्टिफिकेट पूरी कंपनी को मिलता है, बट आयुष स्टैंडर्ड और आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट को मिलता है, राइट। दिस इज द डिफरेंस। तो ये आप देखेंगे तो ये सारे इफेक्ट्स हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ आपके सामने
believe in the Ayurvedic wisdom, believe in the Indian intelligentsia, which covered everything in a very finest way, in a very scientific way, and they established this Rasaushadhi sector into the India only. कुछ चाइना वालों ने सीख लिया, मैं कह सकता हूँ ऐसा, कुछ श्रीलंका ने सीख लिया, कुछ नेपाल ने सीख लिया, बट बेसिक ओरिजिन जो है कहाँ से, वो इंडिया से। और चाइनीज को हमको धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने मर्क्यूरियल प्रिपरेशंस पर किसी भी इंडियन से ज्यादा रिसर्च किया है। दे हैव डन दिस एक्सीलेंटली। ये छोटे छोटे पब्लिकेशंस हमारे डिपार्टमेंट से हैं, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में 2018 के हैं। आप इनकी हेडिंग्स को देखिए तो आप पाएंगे कि एक साइंटिफिक, इसमें सारे साइंटिस्ट राइटर हैं, कहीं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी का आदमी है, कहीं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का आदमी है, तभी हमारे प्रकाशन वैज्ञानिक समूहों के द्वारा प्रकाशित किए जा सकते हैं। तो ये इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस भारत का सबसे बड़ा फार्मेसी का जर्नल है, एंड दे हैड एक्सेप्टेड इट। ये पहले नहीं था, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। करंट साइंस में भी छपना शुरू हुआ है, फिर से वही डर लग रहा है, लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी का टीचर है, बोल सकता है। तो अब ये हमको साइंटिस्ट लोग कभी नहीं मानते थे, CSIR कभी हमारे प्रोजेक्ट नहीं लेती थी, ICMR कभी हमारे प्रोजेक्ट नहीं लेती थी, ये IJPS करंट साइंस तो कितने रिजेक्शन मैंने झेले हैं। लेकिन ये सारा एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ 2014 के बाद, और अब ये लोग हमारे पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं जो कभी रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि ये पूरा नेशनल एटीट्यूड चेंज हुआ। और साइंस जब आता है तो ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, यस एग्री और नॉट। 2014 के बाद साइंटिस्ट का एटीट्यूड बदला है आयुर्वेद के प्रति, क्योंकि उनको ये डायरेक्टिव्स गए PMO से कि अब आप ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिसर्च करिए, आपको प्रोजेक्ट की फंडिंग तब होगी जब आपके पास ट्रेडिशनल मेडिसिन का कुछ एक कॉर्नर आप रखेंगे, देन ओनली। तो उसके बाद से सभी लोग काम करना शुरू किए। उसी के बाद SK ब्रह्मचारी साहब, चाहे डॉक्टर मिताली मुखर्जी, या उसके पहले से भी लोग काम कर रहे थे। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बुक पब्लिश हुई है। मैं इसमें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें 16 टॉप क्लास रस औषधि, जो कि बसंत कुसुमाकर रस है, बृहदवात चिंतामणि रस है, और इसमें आपका योगेंद्र रस है, सिद्ध मकर ध्वज है। उनके ऊपर भारत सरकार ने पूरा प्रोजेक्ट कराया और उनकी वैलिडेशन किया। तो वैलिडेशन करने वाले कौन लोग थे ये आप जानिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। द हेड डिपार्टमेंट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, प्रोफेसर SK Maulik, the Professor JS Fulora, who is director NIPER now, but at that time he was in the DRDO, Defense Research Development Organization, Gwalior. Dr. Bijay Kumar, ICMR Deputy Director General. पांचवा एक आयुर्वेदिस्ट था, ईश्वर की दया से वो मैं था, राइट। तो हम लोगों ने इस पर काम किया और ये 16 पूरे प्रोजेक्ट्स करके, और ये 2016 में पब्लिकेशन आया है, और ये हर एम्बेसी को भेजा जा रहा है। हमारे सेक्रेटरी साहब इसको भिजवा रहे हैं। जो भी टॉक्सिसिटी की बात करता है उसको ये किताब भेज दी जाती है कि पहले ये पढ़ लो और देखो कि इसको किन लोगों ने सर्टिफाई किया है। Yes, we are inviting them to do the research. See, the Ministry of Ayush has sponsored a research of 10 crore rupees in the Berlin University for the Ayurvedic medicines. तो औरों के आए चाहे ना आए, आयुर्वेद के अच्छे दिन आ गए। अब आप ट्राइकॉलजी पर आइए, और मैंने पता है कि प्रोफेसर श्रीकांत और प्रोफेसर नीता के बाद मेरे लिए कोई स्पेस नहीं है कि मैं ट्राइकॉलजी पर कुछ बात करूं, राइट। तो लेकिन फिर भी तो ये फैक्टर्स हैं, डाइट, न्यूट्रास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल्स, टॉपिकल, ओरल एप्लीकेशन। इनको देखिए, इधर क्या दिख रहा है, उधर एक डॉक्टर नितिन, ये क्या दिख रहा है इधर? FSSI, इससे परिचित सभी लोग हैं ना? कैसे? वो ग्रीन बिंदु और लाल बिंदु लगा के देती है, इतना ही जानते हैं ना। आयुर्वेद में कितना डाका डाल रही है पता है? किसी को पता है? हाँ, किसने कहा कि यस, यस, सबको पता है। ओ सॉरी सर, यू आर हियर, आई एम ऑनर्ड, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी। तो ये कितना आयुर्वेद पर डाका डाल रही है ये पता है किसी? तो उसको रोकने का प्रयास हो रहा है। अभी वो ये फिर से कि जो नेतृत्व होता है, 2-2.5 साल से इसको सुन ही नहीं रहे थे। इन्होंने सारे अपने शेड्यूल 4th 5th में सारे हमारे 350 आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट को कह दिया कि सब हमारा है, इस पर सब हमारी गाइडलाइन चलेगी।
मगर हमारे सेक्रेटरी साहब ने पिछले 5-6 महीने में इन लोगों को ऊपर इतना दबाव बनाया और ये अब राजी हुए हैं कि ये अमेंड करेंगे और इनके पास 70-75 रहेंगी, बाकी सब हमको आयुर्वेद में वापस मिल जाएगा। ये हमारा ये तिल तेल भी लेके चले गए थे। वो उनका, अरे भाई ठीक है, सब कुछ सबका है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ ये तो देखो कि आयुर्वेद के लिए वो जो चीजें हैं वो आयुर्वेद वालों के लिए रहनी चाहिए। तो FSSAI से भी हम लोग निपटारा कर रहे हैं, हो रहा है चीजें ढंग की। तो फैक्चुअल फीचर्स हैं कि अगर आपको अपने बालों को ठीक रखना है तो ये 5 चीजें हैं। डाइट पे जाइए और अच्छे काम का भी बात होती है। FSSAI ने हमारे घर में कुछ हमारे लिए परेशानी पैदा की, तो इसका मतलब ये नहीं कि FSSAI बेकार काम कर रही है। FSSAI बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके साइट्स पर जाइए, और आजकल तो ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले मैं बोल देता था कि लड़कियां उस लिंक पर जरूर देखें जाके, अब मैं बोल रहा हूँ लड़के जरूर जाकर के उस लिंक पर देखें। खाना पकाने की किताब है, राइट, द पिंक बुक। आप नाम डालेंगे तो उस पर आएगा कि द पिंक बुक, उसको डाउनलोड करिए और उसमें जितने भी चीजें ढंग से न्यूट्रिशियस डाइट के लिए, अभी मैडम बता रही थी, और रुजाकर की बात हो रही थी, एक रुजाकर की, तो ठीक है, वो सारी चीजें FSSAI ने द पिंक बुक, आपने खाली वो पिंक अमिताभ बच्चन वाली देखी होगी, जरूर देखी होगी, ठीक है ना, लेकिन आप पिंक बुक को भी देख लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, FSSAI पर है, और वो थोड़ा कम करके, अमिताभ बच्चन ही क्यों आ रहे हैं मेरे दिमाग में, पता नहीं कि उन्होंने चीनी कम पिक्चर बनाई थी क्या? तो लवण कम, मधुर कम, ये FSSAI बता रही है। FSSAI की साइट को देखा जा सकता है। आइए, अब भाई मास्टर हूं और अपना काम ईमानदारी से करना है, तो मैं आपको जगह रहना चाहिए। तो मैंने इनके लिए पढ़ाई की, वैसे का काम है पढ़ना, लेकिन मैं फिर इनके लिए पढ़ाई की अपने रूटीन से हटके, और उसमें मैंने कुछ 10-15 पेपर्स निकाले जो कि इनके बात को, ट्राइकोलॉजी की बात को समर्थित करते हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा डाइट एंड हेयर लॉस इफेक्ट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड सप्लीमेंट यूज, ये इसकी लिंक है। NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अमेरिका की सबसे बड़ी हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन। NIH जो बोल दे वो पत्थर की लकीर है। तो वहां से एक पब्लिकेशन आता है कि डाइट एक बहुत बड़ा कारण है, न्यूट्रिएंट्स बहुत बड़े कारण है, जो कि अगर इनको हम यूज करें ढंग से तो बालों का नुकसान नहीं होगा। इधर जाइए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन हेयर लॉस, बोथ आर द इंटरनेशनल पब्लिकेशंस एंड द NIH। इफ द NIH इज डूइंग समथिंग दैट्स ग्रेट। तो अगर जो भी हमारा शास्त्र कहा है, जो भी हमारे प्रमाणों में बताया गया हमारे आचार्यों के द्वारा, उनका अगर आप अनुपालन करें और वैसी डाइट लें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, मैं घर का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं बचपन में था तो मेरी माँ ऐसे सरसों का तेल मेरे सर पर डाल देती थी, ठीक है, हम भागते थे, याद है हमको, भाग जाते थे, नहीं पड़वाना, नहीं लगाना है, भाग जाते थे। पिताजी हमारे जो है बहुत एक जवा कुसुम तेल आता था, वो लगाते थे, उत्तर प्रदेश सरकार की, मैंने कहा वो लगाऊंगा, ये नहीं लगेगी। खैर, अब मैं आऊँ आगे बढ़ूँ तो हमारी पीढ़ी में, मतलब कि जो हमारे आगे की पीढ़ी आई, हमारे पुत्र महोदय सरसों का तेल जाने ही नहीं क्या होता है। वो जो ब्रांडेड ये सब आता रहा, वो और उनकी माता जी षड्यंत्र करके लगाते। और हालात ये है कि हमारे पुत्र महोदय के यहाँ का एरिया साफ हो गया है। जब बात हुई कि भाई ऐसा क्यों, तो पता चला कि जाओ भागो। तो ये सत्य है, खाने में भी अलग, हर चीज अलग। तो आज की जनरेशन में ट्राइकोलॉजी का बहुत स्कोप है और इन रियल से। यहाँ पर आइए, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी है, ये बात करती है ट्रेसिंग एलिमेंट्स इन हेयर। दुस्टन एंड रस्टन साहब ने लिखा है इसको, मैंने इसको पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद मेरी समझ में ये आया कि रसौषधियों में जो आपको पहला वाला याद करिए फिगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाला, शुरू में सिर्फ 2 थे, बाद में कितने थे? 7-8 थे। एडिशन हुआ था। क्या हुआ था? ट्रेस एलिमेंट्स का, जो कि शुरू में नहीं थे, भावना द्रव्यों से आया। हमने जितनी बार पुट दिया, हमने जितनी बार मर्दन किया, उसमें कुछ न कुछ मिलाते चले गए।
वहाँ पोटेशियम बढ़ गया, वहाँ मैग्नीशियम बढ़ गया, वहाँ जिंक बढ़ गया, वहाँ सेलेनियम बढ़ गया, वो उस चार्ट में दिखा रहा था। हम रस औषधियों का प्रयोग अगर इन चीज़ों के लिए करते हैं तो रस औषधियाँ इनरिच फॉर द ट्रेस एलिमेंट्स, एंड दीज ट्रेस एलिमेंट्स आर वेरी मच यूजफुल इन द हेयर. And Professor Shrikant sir, this paper is from your city. This is from Hyderabad. And the Dr. Ritu Garde, you just academic interest, you may contact, or he may contact you and see how they are working on for the trace elements. And trace elements are abundantly available in the Rasaushadhis of the Ayurveda. The most natural supplement or the source of the trace element are the Rasaushadhis. फिर से वही बात कि आयुर्वेद ने प्रकृति, दोष, धातु, मल पर बात करी है. इस पर हमारे पहले के वक्ता लोग बोल चुके हैं. मेरी भी डिग्री BMS MD आयुर्वेद है, तो मैं भी बोल सकता हूँ कि बात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कब प्रकृति. आप लोग हंस रहे हैं, आप हंस क्यों रही है भाई? मैं इस पर रिपीट नहीं करना चाहता, और इसलिए चूंकि हमारे दो सीनियर और अभी प्रोफेसर गोप कुमार बोलेंगे थर्ड सेशन में, देखिएगा पूरा वाइब्रेंट हो जाएगा, पूरा आयुर्वेद में हो जाएगा कंप्लीट. So this is their domain, and they have presented well. But I also tried to get something from my book. मैं सारंगधर संहिता को ही बहुत ज़्यादा इज्जत देता हूँ कि वही किताब है जिसने हमारी जीवन अच्छा किया. वो एकमात्र किताब आई जिसमें कि संग फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स पर एक किताब पहली बार है. बताइए, सब लोग आप लोग हम लोगों से झगड़ा कर लेते हैं कि रसायन मैसेज करने वाले कुछ नहीं करते. चलिए, तो ये सारंगधर संहिता का, इसलिए मैंने सारे कोटेशन सिर्फ सारंगधर संहिता के लिए, जानबूझ के लिए, क्योंकि हमारी जो बाइबल है वो सारंगधर संहिता से शुरू होती है. तो चरक के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो अस्थि मल, अस्थि क्षय, सब केस और केस पतन के कारण है. ये एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, इसके बारे में आप लोग कितने लोग जानते हैं? चिकित्सा की बात चल रही है. हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग इट? गेट इट, नोट डाउन इट. ये आधुनिक चरक है, जिस पर पूरे 3-4 साल लगा करके बहुत सारे पूरे भारत से, मतलब कि जम्मू से लेके त्रिवेंद्रम तक और इधर पोरबंदर से लेके दिसपुर तक के विद्वान मिल करके काय चिकित्सा और रोग निदान के ये सब चीज़ों को बनाया है उन लोगों ने. पूरे ज्योग्राफिकल वेरिएशंस, पूरे इन्वायरमेंटल वेरिएशंस, पूरे पथ्य में जो अंतर है विभिन्न क्षेत्रों में, उसको ध्यान में रखते हुए. अब तक आप काय चिकित्सा की किसकी किताब पढ़ते थे? रामरज पाठक जी की, अजय शर्मा जी की, रमानाथ द्विवेदी जी की, यही सब लोग पढ़ के हम लोग पास हुए हैं. अजय शर्मा जी नाम लिया भाई, ऐसा कैसे है कि मैं नहीं नाम ले सकता? लेकिन मुझे कल परसों किसी ने बताया कि नहीं उनकी भी किताब है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो लेकिन ये सब किताबों को पढ़ा है. मैं ये कहता हूँ, आप जब 4th ईयर में आ जाइए BMS के, CCRS की साइट पर जाइए, आई एम सीरियस अबाउट इट, इसको डाउनलोड करिए. इसके 350 पेजेस हैं. इसको प्रोपोगेट करिए नशे में, बताइए लड़कों को कि ये किताब अवेलेबल है, और इसको डाउनलोड करिए. और इसमें भी ट्राइकोलॉजी है, इसको भी देखिए कि वो सारे लोग क्या लिखते हैं. सारे चिकित्सा सिद्धांत ध्यानी से डॉक्टर शिवचरण ध्यानी की किताब से आपने पढ़ा है, फाइन, बहुत अच्छा. लेकिन इसको भी रखिए, इसको भी लाइब्रेरीज में मंगाइए, और फ्री में अवेलेबल है, बस आपको डाउनलोड करना है. PDF इसका अवेलेबल है, पब्लिश भी है. DG साहब को चिट्ठी लिखिए, पब्लिश मैटर ले जाइए. लेकिन ये एक बहुत बड़ा योगदान है सभी लोगों का मिल करके, जो इस किताब को अभी प्रेजेंट. मैं एक दिन कह रहा था कि जब CCRS का DG कोई प्रोफेसर होता है या कोई टीचिंग बैकग्राउंड से आता है, कोई वाइस चांसलर था गुजरात यूनिवर्सिटी में, वो जो सेक्रेटरी होता है, तो ये जो प्रोफेसर का जो विजन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है. तो DG CCRS ने जिस तरीके से सारे काम कराए और यहाँ पर उनको जिस तरह से सपोर्ट मिला, उसी का नतीजा ये किताब आई है. और ऐसी ढेर सारी चीजें आई हैं, ढेर सारे गाइडलाइंस पब्लिश में है पिछले 2-2.5 साल में. ये तो आप जान रहे हैं कि मैं ये क्या दिखा रहा हूँ. ये देखिए NIH, और यहाँ एक नाम है नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ, NCCIH. इसको जरा लिखिए तो, NCCIH. उसके नीचे लिखिए NICCAM. लोग पूछते हैं कि नाम में क्या रखा है. अभी देखिए कि नाम में क्या रखा है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, नीचे वाले का फुल फॉर्म है NICAM, NICAM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन.
ये NIH की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए की जो ब्रांचेज हैं 24-25 उसमें से एक 2012 में इसका नाम बदल गया, ऊपर वाला हो गया NCCIH, नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ। दोनों में कोई अंतर है? एक जगह शब्द अल्टरनेटिव से क्या बदल दिया गया? इंटीग्रेटिव। और फिर क्या वर्ड आ गया? यही काम डॉक्टर मुकेश अग्रवाल एंड पूरी फैमिली कर रही है। दे हैव इंटीग्रेटेड द मॉडर्न साइंस एंड द आयुर्वेदा, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट ए पेशेंट। टेक द नॉलेज ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड गो फॉर द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, राइट? तो सी इन दिस वे NIH का जो NCCIH है ये अब निकैम नहीं रहा 2012 के बाद, और यहाँ पर आयुर्वेद पर बहुत बात होती है, एक्यूपंक्चर पर बहुत बात होती है, जितनी भी है। और इन्होंने एक हेल्थ टॉपिक A to Z इस साइड पर है, वहाँ जाइएगा तो एलोपेशिया एक्टेरेक्टा है, राइट? और यहाँ जो इन्होंने जो सप्लीमेंट्स दिए हैं, आई इनवाइट द अटेंशन ऑफ होल हाउस, जिंक, मैग्नीशियम। Then they are saying that the zinc and magnesium are useful for the treatment of this hair disorders. So my dear friends, from here, where you will get zinc and the magnesium? Yes, you can get from the herbs, but the best, most enriched supply is from where? The sorcery. I have proved my point. So this is the iron deficiency, and if you see, these are the latest paper on the iron deficiency. Topically, not only the trace element diet, the iron deficiency and hair loss. The jury is still out. एक एडिटर है, लेटर को एडिटर है, किसी ने विरोध किया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The diagnosis and treatment of iron deficiency is potential relationship to the hair loss. अब ये हमारे जितने क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं हम यहीं से लेते हैं, भारत वैसे रत्नाकर, रसयोग सागर, वैसे रत्नावली, राइट? कौन चाहता है सीधे सीधे हम लोग शॉर्टकट लगाते हैं, और ये कंपाइलेशंस हैं, इन्हीं से हम लोग अपने योग निकालते हैं, फिर देखते हैं कि मूल कहाँ है। तो ये कुछ फॉर्मुलेशंस हैं, इनके फर्स्ट टाइम पे देखिए कि सारे रस द्रव्य हैं, उनके प्रकार हैं, फिर उनके लिए क्या इंडिकेशन है, और ये रस तरंगिणी का मोतीलाल बनारसी दास का 15वां एडिशन है, जिसके पेज नंबर भी हम लोगों ने डाले हैं। If you want any verification, go to that particular page number of the 15th edition of the Ras Tarangani published by the Motilal Banarsi Das, and all these Abrak Bhas, Swan Bhas, Law Bhas, Kasis, गुंजा बीज विस्त्रव्य में आता है। ये सारे के सारे एप्लीकेशन शास्त्रीय हैं। हार्बोमिनरल फॉर्मुलेशंस का बहुत ही उपयोग अच्छा हो सकता है, इनके लिए ट्राइकोलॉजी है। ये आप देखिए तो मनाशिला, हड़ताल, टूथपेस्ट, गुंजा बीज, हलातर फ्रूट, स्क्रैपिंग विद द गोल्ड फाइल, ये सारी चीज उपलब्ध है। मैं ये शास्त्र के आप तो उपदेश प्रमाण पर बोल रहा हूँ, मेरे से तो यह भी सही है, ये इसकी मैं मान्यता मानता हूँ, और चूंकि ये सारा साइंस इसको प्रूव कर रहा है, पीछे मैंने दिखाया है, तो मैं मानता हूँ कि ये सही है। समरी, द एंड, तो डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, केयर अपने बालों का खुद करिए, हेयर ऑयल, शैम्पू। अभी आप ही के लिए पढ़ रहा था तो आया कि बहुत सारे लोग शैम्पू नहीं करते हैं, डर के मारे कि बाल टूटेंगे, और शैम्पू में गैप करते हैं, लेकिन जब वो गैप के बाद शैम्पू करते हैं तो और बाल टूटते हैं। ठीक है, मैंने अभी पढ़ा, राइट? तो दीज थिंग्स आर देयर इन द एंड। अब इधर एक है कि सेसा तेल में मैग्नीशियम है, दिस वन, और ये शैम्पू में जितने भी ये बहुत 16 टॉप सेल हमने नेट पे डाला, हमारी टीम ने 16 टॉप सेलिंग हेयर ऑयल्स ऑल ओवर ग्लोब, उनका उन्होंने एनालिसिस की, उनके इंग्रेडिएंट्स की डॉक्टर प्रीति, सब में मैग्नीशियम है, शैम्पू तक में मैग्नीशियम है, कंडीशनर तक में मैग्नीशियम है, और ये इनके लिंक्स हैं, ये जो तीन है, राइट? तो व्हाट आई एम प्रूविंग हियर कि these rasausadhis may be used in a very genuine way, justified way, with the confidence for all this. ये दो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, नेट से नहीं उतारे गए हैं। डिपार्टमेंट में परसों फोटो खींची गई, हमारे डिपार्टमेंट की छात्रा दिल्ली गर्ल, दिल्ली से है, डॉक्टर प्रिया मारवा की फोटो है। और इसके जरा ये बाल देखिए बड़े बड़े, मैंने इसके हमने डिस्कस किया तो हमने पूछा डिपार्टमेंट में कि भाई किसके बाल सबसे अच्छे हैं, तो एक पीएचडी स्कॉलर है हमारा बोला कि सर डॉक्टर प्रिया के बाल सबसे अच्छे हैं। मैंने कहा बुलाओ उसको, यार 6 महीने से हुए मैंने देखा ही नहीं। तो फिर वो आई, मैंने कहा कि ये तुम्हारे बाल ये लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, तो तब वो पीछे को भी मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि तो
खाती क्या हो? तो यहाँ पर बस ध्यान दीजिएगा, कई सर हरी सब्जियां बहुत ज्यादा खाती हैं, घिया तोरी, क्योंकि दिल्ली के लड़की घिया तोरी खाए ये थोड़ा सा फटफटा, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं घिया तोरी। हमने कहा तेल कौन सा लगाती हो? तो मेरी तो बुद्धि हरी हो गई, कहीं बजाज आलमंड आए, मैंने कहा तो सब मिनरल आयल है, इसमें तो सरसों का कुछ है ही नहीं है। तो बोले कि नहीं सर, कभी बजाज आलमंड आयल ले ली और तेल जो है वो ये सरसों का तेल, और मैं खूब सारा तेल लगा करके और ऐसे जुड़ा बांध करके इनको रखती हूँ। पूरे संडे सैटरडे जब कॉलेज नहीं आना होता था तो इसको ऐसे ही रखती हूँ। तो दिस इज द रियल पिक्चर डॉक्टर प्रिया मारवा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा नाम लूंगा वहाँ, तुम बस, और उसकी कंसेंट से फोटो ली भाई, ठीक है, एंड इन द लैबोरेटरी। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन मेंटेन योर हेयर्स, और बालों का सुंदरता में या कॉन्फिडेंस में या आपके अपने इंटरव्यूज में किसी भी तरीके से, मैं खाली ब्यूटी कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, इन द होल पर्सनालिटी ये जो स्तर है, पहले इस पर ड्राई करानी पड़ती है महीने में एक बार, लेकिन इसको मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज राइट। तो आप इसकी तरफ से जाइए और कंक्लूजन खुद पढ़ लीजिए। The Ayurvedic Societies are boon for technology, provided these quality medicines are used judiciously under proper guidance of an Ayurvedic expert. और अब आप याद करिए 2014 के पहले जाइए 2012 में, और पुराने लोग मेरी बात को इनरोज करेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 महीना एक टोपी लगाए रखे गुजरात में, 2012 का पीरियड है। और जब वो टोपी हटी थी 6 महीने के बाद, आप देख लीजिएगा फोटोग्राफ, तो खूब अच्छे अच्छे बाल थे। आई एम सेइंग इट विद कॉन्फिडेंस। He has taken treatment of an Ahmedabad based vet for the hair loss, और 6 महीना वो हर समारोह में, हर प्रोग्राम में टोपी लगा करके आते थे, चेक कर लीजिए आपको। और 6 महीने के बाद उसकी टोपी जब हटी माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो बालों से हरे भरे थे। चलिए आपकी अवार्ड ले लेते हैं। तो ट्राइकोलॉजी इज ए साइंस which is giving the very important results, and any one of you can go for that. And in the end, this is my team, the 4 PhD scholars, Dr. Guru Prasad, Dr. Shakti, Dr. Vandana, Dr. Ashutosh Pandey, who are working with me day and night without seeing the watch. And so the credit at Banaras University has gone to the 3rd rank above on the 9th April. This credit goes to really these research scholars of all departments, right from botany to the metallurgical engineering. And so I dedicate this 3rd rank of the Banaras University to the students of the Banaras University, from UG to the research scholars. And with this, I thank Dr. Mukesh, Dr. Vishwajit, you all learned delegates full of the galaxy, and of course both chairpersons, Professor Dadichi and Professor Mukesh. Thank you. Thank you.